Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 3 of class 12th Sociology, and the name of chapter is Social Institution Continuity and Change. सोशल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत जो चीजें आती है मेनली वो क्या है? कास्ट, ट्राइब, फैमिली एंड किनशिप, नातेदारी. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम कास्ट, जाति. द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द पोर्टुगीज वर्ड कास्ता, which means pure breed. In the other word, it is also means a group, community of people. Caste is also called the जाति and वर्ण. कास्ट क्या है? एक तरह का लोगों का समूह है जो एक पर्टिकुलर पहचान होती है, जिनकी जो एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी से जाने जाते हैं. ठीक है, जैसे को हम जाति भी कह देते हैं और वर्ण भी कह देते हैं. कास्ट और वर्ण के बीच में क्या अंतर होता है? लेट अस सी. कास्ट एक क्लोज्ड सिस्टम है, हम इसे छोड़ के दूसरी में नहीं जा सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पंजाबी हैं तो हम पंजाबी ही रहेंगे, हम दूसरी कास्ट में नहीं जा सकते. वर्ण ओपन सिस्टम है, वर्ण को हम छोड़ के सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति वैश्य वाला काम कर रहा है, व्यापारी वाला काम कर रहा है, तो वो क्षत्रिय वाला भी कर सकता है, वो ब्राह्मण वाला भी कर सकता है. तो वर्ण इज अ ओपन सिस्टम. पोस्ट वैदिक पीरियड, ये वेदों के बाद, और ये वैदिक समय से शुरू हुआ है वर्ण सिस्टम. 3000 कास्ट एंड सब कास्ट हैं कास्ट सिस्टम के अंदर, और वर्ण में सिर्फ 4 वर्ण है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. नो सोशल मोबिलिटी यहाँ, और उसमें सोसाइटी में इतना मतलब कि एक दूसरे में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, और यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं. सोशल मोबिलिटी प्रेजेंट होती है. ये वेरी रिग्ड है, इसे बदला नहीं जा सकता. हम अपनी कास्ट को छोड़ के नहीं जा सकते दूसरे में, ये रिग्ड नहीं है, हम इसको चेंज कर सकते हैं. फीचर्स. एस्क्राइब्ड स्टेटस डिटरमाइंड बाय बर्थ. एक व्यक्ति की जाति उसके जन्म के आधार पर होती है. जहां वो जिस घर में जन्म लेगा वही जाति उसको नाम के आगे जुड़ जाएगी. यू आर बोर्न इन योर स्टेटस, नो चॉइस. और जिस व्यक्ति जो उस घर में पैदा हो रहा है, जिस भी घर में, अब वो उसे छोड़ के दूसरे में नहीं जा सकता. और कास्ट परमानेंट है. एस्क्राइब्ड का मतलब परमानेंट, या जिसे हम छोड़ नहीं सकते. हायरार्किकल सिस्टम हमें पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. शूद्रों को सबसे नीचे रखा गया है यहाँ पे, और ब्राह्मण्स को सबसे ऊपर. ठीक है, ये हिस्ट्री क्लास के चैप्टर 3 में बहुत अच्छे से समझाया हमने, आप वहां पे भी देख सकते हैं. एंडोगेमियस मैरिज, मैरिज विद इन द सेम कास्ट. जब अपनी जाति के लोगों के अंदर शादी की जाए उसको क्या बोलते हैं? एंडोगेमियस मैरिज. बट आउटसाइड द गोत्र, और गोत्र दूसरा हो. देयर आर होनर किलिंग्स एसोसिएटेड विद इंटरकास्ट मैरिज. और अगर कोई व्यक्ति दूसरी कास्ट में जाके मैरिज करता है, अब तो लीगल है गवर्नमेंट के द्वारा कि आर्टिकल 21 फ्रीडम ऑफ मैरिज भी देता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर. पर जो रूरल एरिया है वहां पे क्या हो जाता है, ऑनर किलिंग जैसे केसेस आ जाते हैं सामने. ऑक्यूपेशंस, जैसे ब्राह्मण प्राइस्ट होते हैं, पुजारी, क्षत्रिय वॉरियर्स या फिर प्रोटेक्टर्स भी आप कह सकते हैं इन्हें. ठीक है, वैश्यस ट्रेडर होते हैं, बिजनेसमैन, और शूद्र जो इन तीनों को, ऊपर वाली तीनों को सर्व करते थे. थे शब्द याद रखिएगा, हम थे शब्द कह रहे हैं क्योंकि अब आर्टिकल 16 के तहत हमारे यहाँ फ्रीडम है, और आर्टिकल 19 में भी फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है. आर्टिकल 16 के तहत भी हमारे यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है. आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. एंड आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. एंड आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. तो जब से हमारा संविधान ये अधिकार देता है हमें फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत, तो ये चीजें अब सोसाइटी के अंदर इतनी ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती. सेगमेंटल डिवीजन, द होल सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू कास्ट एंड सब कास्ट. पूरा समाज बटा हुआ है अलग अलग जातियों में, फिर जातियों के अंदर भी सब जातियां होती हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ कास्ट, होलिज्म एंड हायरार्की. ईच कास्ट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर कास्ट सिस्टम रेदर देन एग्लिटेरियन सिस्टम. ईच कास्ट हैज इट्स प्लेस इन द हायरार्किकल सिस्टम. ठीक है, जो जैसे अगर मान लो शर्मा है तो वो किस कैटेगरी में आएंगे इस वाली हायरार्की में? ब्राह्मण्स में. ठीक है, या फिर कोई और व्यक्ति है, तो जो कास्ट्स होती हैं वो इन्हीं चारों में ही क्या होती है, बढ़ती हैं हायरार्किकल प्रोसेस में. डिफरेंशिएशन एंड सेपरेशन.
सेपरेशन इन ईच कास्ट इज डिस्टिंक्ट बाय इटसेल्फ एंड हैज इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। हर जाति के अपने नियम कानून होते हैं और वो दूसरों से डिफर होते हैं। किसी कास्ट में कुछ और है नियम कानून और दूसरी कास्ट में कुछ और है। कास्ट एंड कोलोनियलिज्म। व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया दे वर शॉक्ड बाय टू थिंग। वो दो चीजों से बहुत ज्यादा अचंभित हुए। पहला कि भारत में अनटचेबिलिटी थी। 1757 बैटल ऑफ प्लासी से वो यहाँ पे हुए थे इस्टेब्लिश। तो उस समय उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, लोग एक दूसरे से अंतर करते हैं, उनकी हमें इनके हाथ का नहीं खाना है, इनको नहीं देखना है। आर्टिकल 17 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनटचेबिलिटी को एबोलिश करता है आज के समय में। द नंबर ऑफ सब कास्ट, और उन्होंने ये देखा कि कास्ट के अंदर भी कितनी सारी कास्ट हैं लोगों की, ठीक है, तो ये भी यहां पे है सिस्टम। दे डिसाइडेड टू टेक सम इनिशिएटिव्स, तो उन्होंने इसको इंप्रूव करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए, जैसे सेंसस पहली बार जनगणना या ये भारत के अंदर पहली बार 1881 कांग्रेस की बनी थी 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा, 1881 में लॉर्ड मियो ने करी थी। सेंसस इंडिया के अंदर हर 10 साल पे होता है, याद रखना। इसके अंदर देखा जाता है कितने लोग, मेल फीमेल, पढ़े लिखे अनपढ़, कमाऊ बेरोजगार, वो सब चीजें। टू मेक श्योर ऑफ नंबर्स एंड साइज ऑफ द कास्ट एंड सब कास्ट, इसीलिए भारत के अंदर सेंसस कराए गए अंग्रेजों के द्वारा। किसने करे थे? लॉर्ड मियो ने। They wanted to know the values, beliefs, customs, etc. of the different sections of the society. वो किस लिए उन्होंने ये सेंसस कराए थे? ताकि वो सोसाइटी के अंदर अलग अलग लोगों की मान्यताएं, अलग अलग लोगों के रीति रिवाज, अलग अलग लोगों के जीवन जीने के तरीकों को समझ सके। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारा, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ये सब उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। और यही लैंड सेटलमेंट सिस्टम ही मेन कारण था कि इंडियन एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट थी, कभी तरक्की नहीं कर पाई, क्योंकि हैवी लगान, टैक्सेस भरने पड़ते थे। और जिसका परिणाम आप आज भी देख लो, इंडियन एग्रीकल्चर कितनी बैकवर्ड है। कोई प्रोडक्ट देश के जीडीपी में मुश्किल से 14 या 14.5% कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, और सर्विस सेक्टर जहां पे सबसे कम इन्वॉल्वमेंट है वहां से 70+% कॉन्ट्रीब्यूशन आता है देश के जीडीपी में। Government of India Act 1935. They used the term scheduled caste and scheduled tribe and they felt that these should be looked after. तो उन्होंने जो शूद्र या फिर जो सब कैटेगरीज में थे, ट्राइब्स के लोग या फिर इस कैटेगरी में आते थे, उनको शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की श्रेणी में डाला। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट के लिए एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन भी मेंशन है। आई थिंक यहाँ पे 15.5 है और इनके लिए शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 7% है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। कास्ट सिस्टम एंड फ्रीडम स्ट्रगल, एवरीवन केम टुगेदर। भारत को जब आजाद कराना था, क्या लोगों ने अपनी एक दूसरे की कास्ट देखी? नहीं, हम सब एक हो गए और हमने अंग्रेजों को यहां से मजबूर करा कि वो हमारे देश को छोड़कर जाएं। तो एवरीवन केम टुगेदर इंक्लूडिंग द लोअर कास्ट पीपल, जिन्हें उस समय अनटचेबल्स कहा जाता था, वो भी आजादी में उन्होंने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को देख लो, उनका अपना योगदान है हमारे देश को आजाद कराने में। ज्योतिबा फूले जी को देख लो, सत्यशोधक समाज उन्होंने चलाया। तो ये सब लोग भी इंडियन सोसाइटी को फ्री कराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल इन लोगों ने भी प्ले किया। नेम्स यूज्ड फॉर लोअर कास्ट, लोअर कास्ट के जो लोग होते थे उस समय उनके लिए क्या यूज होता था? शूद्रा, अनटचेबल्स, हरिजन्स, etc. ये शब्द उपयोग किए जाते थे। मैनी पीपल फोर्ट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द हरिजन्स। हरिजन शब्द महात्मा गांधी ने कहा था कि ये जो शूद्र लोग हैं वो हरिजन है, मतलब भगवान हरि के द्वारा या भगवान हरि के बच्चे हैं, गॉड हरि के, विष्णु जी के।
तो ऑफ द हरिजन एंड मेड इट पार्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट, और उन्होंने इन लोगों को ये भी कहा कि आप भी राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनो, ताकि आप लोगों को भी सोसाइटी के अंदर इक्वल स्टेटस प्रदान किया जा सके। पर आप देखो 1947 के बाद भी कई सालों तक ये स्थिति बनी रही कि अनटचेबल्स या फिर SC ST कम्युनिटी के लोगों को इक्वल स्टेटस नहीं मिल पाया। खैर, फिर इस समस्या को दूर कैसे किया गया? संविधान के अंदर प्रोविजंस लाकर, या फिर आप कह सकते हैं संविधान के अंदर रिजर्वेशन की व्यवस्था बनाकर, ताकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लास या फिर जो भी और रिजर्वेशन के आयाम हैं हमारे यहाँ, उन सब के बेस पर हम इन लोगों का भी विकास कर सकें। महात्मा गांधी ब्राह्मण, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी दलित थे, ज्योतिबा फुले भी दलित थे, पर तीनों एक साथ थे। किस लिए? देश आजाद हो सके और सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट किया जा सके। देखो, जब सोसाइटी कास्ट, रिलीजन या इन सब चीजों पे बटी हुई होती है ना, तो उस सोसाइटी को तोड़ना बहुत आसान हो जाता है। और अगर सोसाइटी के अंदर इस तरह के अंतर ना हो तो सोसाइटी के अंदर यूनिटी होती है। तो गांधीज व्यू क्या था? हरिजन शुड नॉट बी इलिटरेटेड विच इंक्लूडेड रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी एंड अदर सोशल इविल्स। महात्मा गांधी ये मानते थे कि हरिजन, मतलब जिनको वो अनटचेबल्स को हरिजन कहते थे, वो लोग अनपढ़ ना रहें, वो भी पढ़ें। और ये कब होगा? जब समाज के अंदर से अनटचेबिलिटी, छुआछूत या फिर जो कमियां हैं सोसाइटी के अंदर वो दूर होंगी, तभी हरिजन्स का भी डेवलपमेंट हो सकता है। अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन वाज रिक्वायर्ड, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो सोसाइटी का एक सेक्शन डेवलपमेंट कर रहा है और दूसरा सेक्शन डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, ऐसे तो सोसाइटी चल नहीं पाएगी। तो दोनों सेक्शन का डेवलपमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। Even when Harijans were uplifted, the rights and superiority of the Brahmins will remain। और देखो, अगर हरिजन्स का डेवलपमेंट हो भी जाएगा, गांधी जी ये कहते थे, तब भी ब्राह्मण्स की जो सुपीरियरिटी है वो खत्म नहीं होगी। तो इससे ये ब्राह्मणों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हरिजन्स के डेवलपमेंट से उनकी सुपीरियरिटी खत्म हो जाएगी। ठीक, दे शुड बी इंक्लूडेड इन द नेशनल मूवमेंट। और महात्मा गांधी ये भी मानते थे कि हरिजन्स को भी नेशनल मूवमेंट में इंक्लूड करो, ताकि ये लोग भी कल को देश की आजादी में अपना योगदान दे सके। कास्ट इन कंटेम्पररी इंडिया, और आजादी के बाद हमने, मतलब भारतीय संविधान को बनाने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर जी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जिन्होंने संविधान को बनाया, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी उन्होंने रखा, आर्टिकल 17। कॉन्स्टिट्यूशन में SC ST कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन रखा ताकि डेवलपमेंट हो सके, और SC ST एक्ट 1989 भी मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक बार आप इसका ईयर चेक कर लेना, ठीक है। 2 एस्पेक्ट्स, कास्ट, MP मैरिज, इंटरकास्ट, रूरल किलिंग्स, अर्बन। और 2 एस्पेक्ट्स भी हैं कास्ट के। जैसे क्या होता है कि मैरिज के अंदर अगर आप देखें, इंटरकास्ट मैरिज होती है, अगर मान लो एक जनरल कास्ट का अपने बेटे या बेटी की शादी अगर SC या ST कम्युनिटी में करेगा, तो इससे समाज में क्या मैसेज जाएगा कि समाज के अंदर सभी व्यक्ति या सभी लोग क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है, देखो काबिलियत मैटर करती है। कास्ट तो क्या शब्द ही तो है एक तरह का कि हमारी जाति ये है। मैटर क्या चीज करती है कि व्यक्ति की काबिलियत कैसी है। और जो व्यक्ति बड़ी सोच रखता है, अच्छा व्यक्ति होता है विचारों से, वो कभी भी इस तरह की प्रैक्टिसेस को बढ़ावा नहीं देता कि दूसरों के साथ भेदभाव करो, ये सब करो, ऐसी चीजों को वो नकारता है। और देखो, जब सोसाइटी लिटरेट बनती है, पढ़ी लिखी बनती है, तब भी ये कमियां दूर होती हैं। तो इंडियन सोसाइटी में हमें इसको बढ़ावा देना है, पढ़ाई को और इन सब चीजों को, ताकि जो सोशल इविल्स हैं लोगों के बीच में वो खत्म हो सके। संस्कृताइजेशन, when lower caste tries to copy upper caste without changing their caste। जब छोटी कास्ट वाले, देखो यहाँ पे अब एक चीज है, यहाँ आप लोअर कास्ट की जगह अपर कास्ट भी लिख सकते हो। जब अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट जैसा बनना चाहते हो या लोअर कास्ट वाले अपर जैसा बनना चाहते हो, उसको संस्कृताइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एज अ हिंदू किसी एज अ सिख को कॉपी करने लगूं, उनके जैसा बनना चाहता हूं या उनकी संस्कृति को मान रहा हूं,
तो क्या होगा, ये संस्कृताइजेशन है। या फिर कोई दूसरी कम्युनिटी, बड़ी कम्युनिटी मेरे को कॉपी करने लग रही है, मेरी कम्युनिटी को, तब भी संस्कृताइजेशन कहलाएगा। एडवांटेज ऑफ संस्कृताइजेशन। देखो संस्कृताइजेशन करने से होता क्या है, जब हम बड़ों के जैसा कॉपी करने लगते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, हमारा सोसाइटी के अंदर स्टेटस बढ़ता है, और अपर और लोअर के बीच का अंतर क्या होता है, कम होता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है ऑफ संस्कृताइजेशन के, कल्चर मिक्स एरोड। अब मैं अपने कल्चर को आज तक फॉलो कर रहा था, अब उनको कॉपी करने लग गया हूं, तो मेरा कल्चर और उनका कल्चर मिक्सअप हो जाएगा। इंफीरियर कॉपी, इंफीरियर कॉपी मतलब जो आमतौर पे अच्छा कल्चर होगा या बड़ा कल्चर होगा वो कॉपी किया जाता है, और जो छोटा कल्चर है या मतलब कि जिसे व्यक्ति छोड़ना चाहता है वो क्या होता है, फिर समाज में से धीरे धीरे खत्म हो जाता है। डोरी कॉपी, वुमेन जैसे बड़ी कास्ट वालों में डोरी दिया जाता है, ठीक है, शादी में गिफ्ट्स दिए जाते हैं। और अगर छोटी कम्युनिटी वाला बड़ी कम्युनिटी वाले के स्टेटस को कॉपी करने लग रहा है तो फिर उसके जैसे ही सारी क्रियाएं भी करनी पड़ेगी, तो उसको भी फिर दहेज देना पड़ा करेगा। तो ये इविल जो बड़ी में था अब वो छोटी में भी आ जाएगा कास्ट में। हाउ डू दे कॉपी, अब कॉपी किया कैसे जाता है, जैसे बड़े लोग नॉन वेज अल्कोहल तो उनके जैसे ये सब करके, या फिर लेफ्ट बाय लोअर कास्ट एज ब्राह्मण डू नॉट ईट दैट, ठीक है। डोमिनेंट कास्ट कहने का मतलब है कई तरह से कॉपी हो सकता है, कपड़ों से भी हो सकता है, ट्रेडिशन से भी हो सकता है, मान्यताओं से भी हो सकता है। डोमिनेंट कास्ट, आफ्टर इंडिपेंडेंस there was the zamindari system where the zamindar's land was sold off to marginal small and or landless farmer due to land sealing act के तहत फिर क्या हुआ, जो बड़े बड़े जमींदारों ने बहुत ज्यादा जमीन होल्ड करी रखी थी वो किसको दे दी गई, छोटे छोटे लोगों को जिनके पास जमीनें नहीं हैं। लैंड सीलिंग एक्ट के तहत, लैंड सीलिंग एक्ट क्या होता है, जिसमें एक मिनिमम लिमिट तय कर दी कि आप इतनी ही जमीन रख सकते हो, बस इससे ज्यादा नहीं। डोमिनेंट्स कौन थे, जैसे बिहार के अंदर यादव्स थे जिनके पास जमीनें थी बहुत ज्यादा, हरियाणा पंजाब के अंदर जाट थे, और आंध्र प्रदेश के अंदर रेड्डीज एंड खामांस थे। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन में अगर मिस्टेक हुआ है तो सॉरी, आप इसको पढ़ लीजिएगा खामांसी। अपर कास्ट, कास्ट इज इनविजिबल, दिखाई नहीं देती है। अब कोई व्यक्ति सामने से आ रहा है मान लो, और मैं भी सामने से जा रहा हूं, तो मुझे नहीं पता लगेगा कि इसकी कास्ट क्या है जब तक वो नहीं बताएगा। अचीव्ड स्टेटस थ्रू हार्ड वर्क, और स्टेटस सोसाइटी के अंदर कब मिलता है, हार्ड वर्क से। मान लो फॉर एग्जांपल मैं एससी कम्युनिटी से हूं और मैं एक शूद्र कहलाता हूं, चलो ठीक है, पर मैं बहुत मेहनती हूं, मैंने बहुत मेहनत करी और मैं एक मान लो बड़ा ऑफिसर बन गया। तो अब जो मेरा स्टेटस है सोसाइटी के अंदर वो मैंने अचीव करा मेहनत करके। अब जो एस्क्राइब्ड स्टेटस था मेरा वो तो मुझे मेरे जन्म से मिला ना, उसमें मेरा तो कोई कंट्रोल नहीं था। तो जो सोसाइटी का स्टेटस होता है वो अचीव्ड होता है, और कास्ट वाला जो स्टेटस होता है वो एस्क्राइब्ड स्टेटस है। लाइफ चांसेस बेटर, अब जो अपर कास्ट वाले हैं उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इन कंपैरिजन ऑफ लोअर कास्ट। एजुकेशन प्लेड इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अच्छा पढ़ाई लग करके वो ज्यादा पैसा कमाते हैं। टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी अच्छी यूज करते हैं अपर कास्ट वाले। अब लोअर कास्ट, कास्ट इज विजिबल, यहाँ पे दिखाई देती है कि भाई ये देखो वो आ रहा है, या इस तरह से जो लोग इंडिकेशन करते हैं कुछ सोसाइटी के अंदर भेदभाव करते हैं, या ये तो वो लोग हैं, ऐसे भी बोल देते हैं ना, ठीक है। दूसरा एजुकेशन रिजर्वेशन अपलिफ्टमेंट, लोअर कास्ट वालों के लिए रिजर्वेशन रखा गया ताकि ये लोग भी सोसाइटी में डेवलपमेंट कर सके और मुख्य धारा से जुड़ सके। रूरल एरियाज एस्क्राइब्ड स्टेटस इंपोर्टेंस, और गांव में एस्क्राइब्ड स्टेटस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों में दिमागों में बसा हुआ है कि ये तो वो है, इसको दूर रखो, इस तरह से सोच। शहरों में तो इतनी नहीं है क्योंकि शहरों में तो लोग पढ़े लिखे हैं और उनकी मान्यताएं हैं कि भाई काम से काम रखना है अपने। लोअर कास्ट रिजर्वेशन यूज बाय देम, और लोअर कास्ट पीपल्स रिजर्वेशन का भी उपयोग करते हैं समाज के अंदर आगे बढ़ने के लिए। ट्राइबल्स, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया इज 8.2%, ठीक है। जनजातीय लोग, कम्युनिटी,
जनजातिज, आदिवासीज, वनजातिज, हरिजन्स, फर्स्ट इनहेबिटेंट ऑफ अवर, यही थे ट्राइबल लोग। दे हैव एलिगेरिटेरियन, मतलब उनकी एक अलग ही सोसाइटी होती है ना। और याद रखना ये सबसे बढ़िया है, क्यों? क्योंकि इनका जैसे कोई कबीला है या फिर कोई भी एक जाति है, उसमें मैन और वुमेन बराबर होते हैं, या फिर कोई अमीर गरीब नहीं होता, सब ट्राइब्स के अंदर सेम होते हैं। पर हमारी सोसाइटी में देख लो आप, लोग कितने हैं, कोई अमीर कोई गरीब, बड़े छोटे के अंतर में, मेल फीमेल के अंतर में, पर इन लोगों में सबको बराबर रखा जाता है। तो ये तो बहुत अच्छा फीचर्स है ट्राइब्स कम्युनिटी का। और आम तौर पर हर ट्राइब की सेम लैंग्वेज होती है जो वो बोलते हैं, सेम एरिया में वो रहते हैं, ऑक्यूपेशन भी सेम करते हैं, आइसोलेटेड मेन स्ट्रीम से वो नहीं जुड़ते, मुख्य धारा से। दे डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रीम, ठीक है, वो मुख्य धारा से जुड़ना नहीं चाहते। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, आप मुझे कुछ ट्राइब्स के नाम बताइएगा जो मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ना चाहते और बिल्कुल अपनी ही प्रकृति को या जिस तरह वो जीवन व्यापन कर रहे हैं उस तरह ही करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, परमानेंट ट्रेट्स। अब हम क्लासिफाई कैसे करेंगे? अगर हमें ट्राइब्स को क्लासिफाई करना है तो रीजन के बेस पे, उनकी भाषा के बेस पे, उनके फिजिकल एंड इकोलॉजिकल हैबिटेट के बेस पे हम उन्हें बांट सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। ट्राइबल पॉपुलेशन इज वाइडली डिस्पर्स्ड बट कंसंट्रेटेड इन नंबर्स, ठीक है, फैले हुए तो ये पूरे भारत के अंदर है, ठीक, पर संख्या हर जगह थोड़ी थोड़ी है, जैसे कहीं पे 500, कहीं पे 400, इस तरह से। मतलब एक जगह पे बहुत बड़े ग्रुप में नहीं है ट्राइबल्स पीपल। 85% मिडिल इंडिया में है, जैसे गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र प्लस आंध्र प्रदेश। 85% ऑफ ट्राइब्स यहाँ पे हैं। 11% कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट, एंड 3% रेस्ट ऑफ इंडिया में। लैंग्वेजेस 4 कैटेगरी होती हैं, इंडो आर्यन, द्रविडियन, ऑस्ट्रिक एंड तिब्बतो बर्मन, ठीक है। इंडो आर्यन 1% है, द्रविडियन 3% है, और ऑस्ट्रिक और तिब्बतो बर्मन 80% के आसपास है। फिजिकल रेशियल, निग्रिटो, एस्ट्रोलॉइड, मंगोलियड, आर्यंस। अब देखो, जो आर्यंस होते हैं उनका कलर होता है इनमें फेयर। ट्राइब के अंदर जो आर्यन लोग होते हैं उनका कलर फेयर होता है, मतलब साफ होता है, बिल्कुल गोरे होते हैं। और मंगोलॉइड जो ट्राइब्स के लोग होते हैं, इन चारों के ही डिवीजन है ये। वो क्या होते हैं? जो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं और आंखें इनकी बहुत छोटी छोटी होती हैं। ऑस्ट्रोलॉइड एंड निग्रिटो, ये थोड़े, मतलब एस्ट्रोलॉइड सांवले होते हैं और निग्रिटो ब्लैक कलर के होते हैं। तो ये चारों डिवीजन है ट्राइब्स का, फिजिकल एंड रेशियल। साइज में देखें अगर हम, गोंड, भील्स, संथल, ओरंस, मिनाज, बोडोज, मुंडाज 2011 के हिसाब से 8.6% और 104 मिलियन ट्राइबल पीपल है, मतलब 10 करोड़ 40 लाख। कंसिडरेशन ऑफ देयर हैबिटेट, ये आमतौर पर कहां पे मिलते हैं? प्लेन्स में या माउंटेन्स एरियाओं में, ईटीसी। एक्वायर्ड ट्रेट, मोड ऑफ लाइवलीहुड प्लस इनकॉर्पोरेशन इन हिंदू, ठीक है। एक्वायर्ड ट्रेट, अब ये लाइवलीहुड के लिए क्या अपने तरीके, जीवन जीने के तरीके बदल रहे हैं, जैसे बिजनेस शुरू कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जॉब्स पे जाते हैं, तो ये ट्रेट उन्होंने एक्वायर किया है। और हिंदुइज्म को भी फॉलो कर रहे हैं। जैसे कौन लोग हैं? फिशरमैन, फूड गैदरर, हंटर्स, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, पीजेंट्स, ईटीसी। ये एक्वायर्ड ट्रेड्स को फॉलो कर रहे हैं, इन्होंने ट्रेड्स एक्वायर्ड किए। हिंदू, मेन स्ट्रीम मर्ज इफ यस, और अगर जो ट्राइब से हिंदुइज्म में जुड़ जाते हैं, मेन स्ट्रीम में जुड़ जाते हैं, उनका स्टेटस क्या हो जाता है? हाई होता है या फिर लो होता है। इंटीग्रेशन इन मेन स्ट्रीम, ट्राइबल पॉइंट ऑफ व्यू, वांट टू बिकम पार्ट ऑफ द बिगर कम्युनिटी, देयर स्टेटस विल राइज इन द सोसाइटी। वो बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्यों? ताकि उनका भी स्टेटस सोसाइटी के अंदर अच्छा हो सके। ये हम हर किसी की बात नहीं कर रहे हैं, आमतौर पर। डू नॉट वॉन्ट टू लूज आइडेंटिटी एंड दे डू नॉट वॉन्ट टू लूज देयर आइसोलेट कल्चर, और वो बड़े के साथ जुड़ना तो चाहते हैं पर अपने कल्चर या अपने ट्रेडिशन को छोड़ना नहीं चाहते। नॉन ट्राइबल व्यू क्या है? ट्राइबल एलिट्स, जो ट्राइब के अंदर अमीर लोग हैं, मतलब कि जो अच्छी अच्छी नौकरियों पे पहुंच चुके हैं या वेल सेटल्ड है,
बिग पीपल इन द सेम कम्युनिटी। ट्राइबल एलिट शुड वर्क फॉर डेवलपमेंट। इनको जो ट्राइबल एलिट होते हैं ट्राइब्स के अंदर, जो अच्छी पोस्ट पर पहुंच चुके हैं, आईएएस अफसर या इस तरह बन चुके हैं, बिजनेसमैन बन चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए, अपने ट्राइब्स के लिए या ट्राइबल कम्युनिटी के लिए डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। क्रिटिसिज्म, उनके आइसोलेशन के बेस पे उनका क्रिटिसिज्म होता है, ऑक्यूपेशन के बेस पे, पॉपुलेशन, हिंदू फिशरमैन ईटीसी। सोशियोलॉजिस्ट व्यू, आइसोलेशनिस्ट लेट देम हैव प्राइवेसी। आइसोलेशनिस्ट क्या कहते हैं कि भाई उन्हें अलग रहने दो, जब वो नहीं जुड़ना चाहते क्यों परेशान कर रहे हो उनको, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना करवाओ, बड़े जमींदार जो करते हैं उनका। इंटीग्रेशनलिस्ट क्या कहते हैं, जो उन्हें जोड़ना चाहते हैं मुख्य धारा से। इंटीग्रेट ट्रीट देम एज लो कास्ट सो दे में गेट अपॉर्चुनिटी। वो कहते हैं कि भाई इन्हें समाज से जोड़ो और इन्हें लो कास्ट का दर्जा दो ताकि ये रिजर्वेशन पा सके और अपना विकास कर सके। ट्राइबल्स जैसे गोंड्स, एमपी आर्मी में गोंड्स बहुत ज्यादा हैं, राजस्थान की मिलिट्री में बहुत ट्राइब्स के लोग हैं। मेन स्ट्रीम एटीट्यूड टू ट्राइब्स, ब्रिटिशर्स फॉरेस्ट क्लीनर्स के रूप में इनका उपयोग करते थे। मनी लैंडर्स हाई इंटरेस्ट पे इनका वो देते थे, इनको ब्याज पे पैसा। माइनिंग, फॉरेस्ट रिजर्व, ठीक है। देखो क्या होता है, कई बार अगर व्यक्ति थोड़ा कम पढ़ा लिखा है या वो सोसाइटी के और लोगों की तरह स्मार्ट नहीं है, तो क्या होता है, सोसाइटी के में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं उनका। ये आपको हर जगह दिखाई देगा, लोग ऐसे मिलेंगे। फैमिली एंड किनशिप, परिवार एवं रिश्तेदार। ग्रुप्स ऑफ पीपल रिलेटेड बायोलॉजिकल और लीगली, मतलब परिवार के अंदर लोग बायोलॉजिकली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं या फिर लीगली एक दूसरे से, जैसे शादी हो गई किसी और के साथ तो लीगली वो उस परिवार का हिस्सा बन गई या बन गया। इनके परिवार के अंदर या ना रिश्तेदारों के अंदर यूनिटी होती है, टुगेदरनेस होती है, बॉन्ड होती है, सिक्योरिटी होती है, एक दूसरे की रक्षा करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं एक दूसरे के लिए, और यूनिवर्सल प्लस परमानेंट है फैमिली। रिश्तेदार पर्सन रिलेटेड से होते हैं, अ पर्सन रिलेटेड टू अदर बायोलॉजिकली या लीगली। फॉर एग्जांपल कोई हमारा मामा का बच्चा है तो वो अब हमसे बायोलॉजिकली जुड़ा हुआ है कि वो हमारा रिश्तेदार है, और लीगली हमारी वाइफ हमसे जुड़ी हुई है, शी विल बी लीगली हमारी रिश्तेदार है वो। स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली, सोशल इंस्टीट्यूशन विद अदर। सोशल इंस्टीट्यूशन में मैंने शुरू में आपको बताया था क्या होता है, कास्ट वो सब। विद अदर्स, दूसरों के साथ भी जुड़े हुए होते हैं। न्यूक्लियर फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है। सोशल इंस्टीट्यूशन विद अदर्स एक ही पॉइंट है, ठीक है ना, ये अलग अलग नहीं है। सोशल इंस्टीट्यूशन विद अदर्स लिखना आप। परिवार न्यूक्लियर भी होते हैं, जॉइंट भी होते हैं। न्यूक्लियर में क्या होता है, जैसे माता पिता हैं और उनका बेटा है, कल को बेटे की शादी हुई तो वो माता पिता से अलग हो गया। और जॉइंट परिवार में माता पिता, उनके सारे बच्चे आपस में एक साथ रह रहे हैं, चाहे उनकी कल को शादी भी हो जाए। मेल कितने हैं परिवार के अंदर, फीमेल कितने हैं, ट्रांसजेंडर कितने हैं, ठीक है, ये भी फैमिली का स्ट्रक्चर है। डाइवर्स फॉर्म ऑफ फैमिली, अब फैमिली भी कई तरह की है। मैट्रियार्कल, जहां फीमेल की मैट्रियार्कल होती है, मात्रात्मक सत्ता जहां पर फीमेल डोमिनेट करती है। पैट्रियार्कल में मेल डोमिनेट करता है। और मैट्रीलोकल, न्यू मैरिड स्टे विद वुमेन पेरेंट्स, जिसमें क्या होता है कि जैसे एक लड़के की शादी हुई तो वो अपने घर ना रहकर किसके घर रह रहा है, लड़की के घर, तो उसको क्या बोलते हैं, मैट्रीलोकल। पैट्रीलोकल क्या होता है, जब वो लड़का अपने घर रहे, ठीक है, उसकी शादी हुई और वो अपने घर रह रहा है। मैट्रीलिनियल, प्रॉपर्टी फीमेल्स को मिलेगी, मतलब कल को जब पापा मम्मी की प्रॉपर्टी बटेगी तो फीमेल का भी हक होगा उसमें। पैट्रीलिनियन में प्रॉपर्टी किसको मिलती है सारी, या रिसोर्सिस या संसाधन सारे बेटे को। न्यू लोकल, मैरिड कपल बाइज न्यू हाउस एंड सेपरेट विदाउट पेरेंट्स। कहने का मतलब है कि वो अपना नया घर खरीद लेते हैं और सेपरेट हो जाते हैं। तो उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। प्रीवियस 2 चैप्टर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से उनको देख सकते हैं। वीडियो में भी हम लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का। और देखिए, अगर
इस चैप्टर के दौरान हमारे से ऐसा कोई सेंटेंस हमारे से बोला गया है जो आपको हर्ट कर दिया है जिसने, तो हम उसके लिए आपसे बहुत बहुत क्षमा मांगते हैं। हमारी कोई भी इंटेंशन आपको हर्ट करने की नहीं थी, सिर्फ हम एज अ स्टूडेंट जो बुक में था वही आपको एक्सप्लेन किया है। आप फिर भी अगर हमने आपको हर्ट किया तो हम आपके लिए उससे क्षमा मांगते हैं। और जो भी ये सोशियोलॉजी के चैप्टर होते हैं, देखो समाज है तो समाज से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो कई बार क्या होता है फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं, तो आप चीजों को एज अ स्टूडेंट ही गेन कीजिएगा, ठीक है, पर्सनल बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।